जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा के लिए आज इस क्लास में सीडीपी के ऐसे 33 प्रश्न देखेंगे जिसमें पेडागोजी को साथियों कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि साथियों वो क्वेश्चंस देखेंगे जो बिल्कुल परीक्षा वाले क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आपको इन क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। तो क्लास साथियों आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो मुझे ये बताइए साथियों, जो परवरिश की जाती है बच्चे की, तो इस पर उसका विकास निर्भर नहीं करता? बिल्कुल करता है। जो आनुवंशिक ढांचा होता है, संरचना होता है, क्या इस पर साथियों नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उसका विद्यालय का अनुभव है, विद्यालय में जो उसको दिया जाता है, क्या उससे उसका विकास नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। उसकी व्यक्तिगत रुचि कैसी है, उससे भी उसका विकास होता है। तो कुल मिला के साथियों चारों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि कैसी पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी जनवरी 2024 की परीक्षा में। दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? क्या उत्तर पारंपरिक स्तर पर है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्या पूर्व पारंपरिक स्तर पर है? तो मैं कहूंगा हाँ। ये आपका राइट आंसर हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। पूछा आपसे जा रहा है, लेव वायोस्की की अगर बात करें साथियों, अगर बात करें, ये बच्चों से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। कौन? लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? क्या साथियों उसको सजा दी जाती है सिखाने के लिए? नहीं। क्या उसको बहुत बहुत लंबी लंबे लेक्चर दिए जाते हैं, व्याख्या बताई जाती है? तो मैं कहूंगा नहीं। पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पुरस्कार एक तरीके से दिए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर बात करें तो संवाद इसका सबसे मजबूत उत्तर हो जाता है। साथियों, आपके सामने जो प्रश्न आएगा, दो प्रश्न तो, दो ऑप्शन तो आप कट कर दोगे ऐसे ही, लेकिन दो में से आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वाला सही होगा ऑप्शन या ये वाला सही होगा। तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िएगा और फिर से दोनों ऑप्शन को पढ़िएगा, जो सबसे ज्यादा मजबूत लगे वही आपका उत्तर होगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बताया था कि बच्चों से संबंधित साथियों कौन मनोवैज्ञानिक हैं, तो लेव वाइस्की हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? साथियों, पेडागोजी को करने का तरीका एक ही होता है, बस क्या कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को कट करते 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 उस ऑप्शन तक पहुंच जाना है जो ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो क्या छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल हो? तो छवियों में हेरफेर शामिल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है लय। तो साथियों, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में ये लय, स्वर, माधुर्य ये क्यों शामिल होगा? तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। सी वाला और डी वाला देखते हैं अब हम लोग। लिखा हुआ है कि साथियों विशिष्ट पिचों, स्वरों, लय के बीच अंतर करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न को पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना, साथियों ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या साथियों शामिल है? तो पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न को पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना, यह आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना ये क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है? तो सीखना भाई कब से निष्क्रिय होने लगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सक्रिय और सामाजिक है या परीक्षा उन्मुख है? देखिए, सीखना कभी भी परीक्षा उन्मुख नहीं होगा बच्चे के लिए। का
भले अगर होगा लेकिन माना यही जाएगा कि बच्चे का विकास किया जाएगा सीखने के लिए, उसको समझदार बनाया जाएगा। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो परीक्षा पास करने के लिए समझाया जा रहा है। ठीक है ना? उसके बाद लिखा हुआ है साथियों, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए सीखना। तो कुल मिला के अगर बात करें, सीखना जो है ना वो सक्रिय है और सामाजिक है। तो अगर आपका भी उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक बात समझा देता हूं, अगर वो बात आपने समझ ली तो कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर डालोगे। कभी भी आपको ऑप्शन में मानकीकृत शब्द दिख जाए, तो मानकीकृत शब्द कभी भी दिख जाए तो उसको कट कर देना, वो ऑप्शन कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। मानकीकृत का साथियों मतलब होता है, अगर बात करें साथियों, ये तो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। मतलब उसको आंकना, मतलब मूल्यांकन के लिए उसका मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा वाले, लिखा हुआ है साथियों, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अब आपको बताना है कि ये सही है या ये सही नहीं है। तो यहां पर मानकीकृत आ गया इसलिए गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला देखिए साथियों, लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो भाई साहब, मतभेदों को अगर खत्म कर देंगे तो बचेगा ही क्या? तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए मतभेदों को खत्म कर देना। इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि अगर साथियों बात करें तो कौन सा होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। यानी कि दोनों लाइंस जो ऊपर लिखी थी ना, दोनों ही गलत हैं, इसलिए आंसर आपका डी के साथ। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं साथियों, कौन से, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात चल रही है, जब वो लोग एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, समावेशी कक्षा क्या होती है? जहां पर हर एक बैकग्राउंड के बच्चे को, हर तरीके के बच्चे को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है और बिल्कुल एक समान पढ़ाया जाता है, उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है। लेकिन इस समावेशी कक्षा में साथियों कौन से छात्र आ गए? विशिष्ट आवश्यकता वाले, जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जरूरत है आवश्यकता की, जिनको समझाने की एक्स्ट्रा जरूरत है, वो वाले जब छात्र आ जाते हैं तो कौन सा कथन सही होगा? क्या विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है? तो यह भी नहीं कहा जा सकता साथियों, सीख सकते हैं, लेकिन अवास्तविक यहां पर शब्द आ गया इसलिए गलत हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं है साथियों, तो ऐसा भी नहीं है, अभिप्रेरित है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सी और डी वाला हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन सही है या नहीं। लिखा हुआ यहां पर साथियों, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, अब समावेशी कक्षा में कुछ ज्यादा जरूरतमंद, कुछ ज्यादा सिखाने वाले बच्चे जब आ जाते हैं तो हमेशा शिक्षक को अपनी पद्धतियों में कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता, अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि तीसरा और चौथा यहां पर बिल्कुल सही। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? चलिए, कुल मिला के इसमें कुछ दिक्कत है क्या साथी? तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरा वाला और चौथा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध करना, ये है तो नहीं है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रावधान देना, बिल्कुल सही। मैंने साथियों अभी आपको क्या बताया था कि शिक्षा में समावेश का मतलब क्या है कि सभी एक समान तरीके से पढ़ें और कोई भी मतलब भेदभाव ना हो, सब बराबर तरीके से पढ़ें। तो वही चीज तो यहां पर लिखी है। देखिए, अगर बात करें प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, तो यह सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर बात ही अलग लिखी है। समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, तो अलग अलग वर्गों का प्रावधान नहीं होता है, सभी बच्चों के लिए एक ही वर्ग का प्रावधान होता है। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि पठन वैकल्य किसमें चुनौती से सम्मति, यानी कि जो पठन वैकल्य जिनके अंतर्गत विकार होता है उनको क्या दिक्कत होती है? देखिए, पठन वैकल्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया शब्द में साथियों क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं लक्ष्य शब्द आ रहा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डिसलेक्सिया शब्द आ जाए, देखिए हिंदी में लिखा है पठन वैकल्य, तो जाहिर सी बात है पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसको पठन वैकल्य कहा जाएगा। लेकिन पठन वैकल्य की जगह कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाता है डिसलेक्सिया,
डिसलेक्सिया किसमें चुनौती से संबंधित या डिसलेक्सिया क्या होती है? तो डिसलेक्सिया शब्द में आ रहा है लक्ष्य। अगर किसी बच्चे से पढ़वाओगे कि यह क्या लिखा है तो वो कहेगा ल्यूक्स, तो उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत लगी ना, तो डिसलेक्सिया शब्द भी पढ़ने में दिक्कत देता है, यानी कि ये भी किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया शब्द भी साथियों पढ़ने से संबंधित है और पठन वैकल्य तो है ही पढ़ने से ही संबंधित। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? तो कुछ साथियों समावेशी कक्षा की विशेषता भी है, लेकिन इसमें से कौन सी नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। क्या साथियों सहकारात्मक अधिगम होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए समावेशी कक्षा में? बिल्कुल होना चाहिए। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। उपयुक्त साथियों समायोजन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या मानकीकृत निर्देश होना चाहिए? साथियों मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी आपको ऑप्शन में मानकीकृत दिख जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है साथियों, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, अब साथियों कौन सा आगे ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा बताने की कोशिश कीजिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। भाई साहब कठोर पाठ्यचर्या का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे को हमें जो सिखाना है वो साथियों बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाना है, बहुत आसान पाठ्यक्रम में सिखाना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, मैंने आपको बताया था मानकीकृत शब्द आ जाए तो उसको कट कर देना है, वैसे ही कट हो जाएगा। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, साथियों ये तो नेगेटिव बिल्कुल रहा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि सीखना कि कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करना, ना कि प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना, तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सीटेट एग्जाम को निकालना है चंद 15 क्लासेस के माध्यम से, तो वो वीडियो साथियों आपको कहां मिलेगी 15 क्लासेस, उस वीडियोस के लिंक भी मैं आपको बताऊंगा कि वो वीडियो आप कैसे देख सकते हो बिल्कुल निःशुल्क तरीके से। चलिए पियाजे और वाइगोस्की की बात चल रही है, तो पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? क्या अनुसरण द्वारा होता है, निष्क्रिय श्रवण द्वारा होता है? तो नेगेटिव पॉइंट आ गया, हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा होता है या अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है? देखिए जब साथियों सीखा जाता है ना तो एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स यानी कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, यानी कि जो अधिगम करता है अगर वो हैं आपके साथ कई सारे हैं तो उनकी भागीदारी से भी साथियों सीखा जा सकता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुगम बनाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए एक शिक्षक के रूप में मान लीजिए आप कौन है, आप एक शिक्षक हैं, आपका एक विद्यार्थी है, कई सारे विद्यार्थी हैं, तो आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? क्या भय उत्पन्न करके? तो बिल्कुल नहीं है। क्या तनाव उत्पन्न करके? तो बिल्कुल नहीं। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, साथियों बार बार हमें बच्चे से कभी भी याद नहीं करवाना है, रट्टा उसको नहीं लगवाना है, कंठस्थ उसको नहीं करवाना है साथियों, उसको समझाना है, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी बचा है, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। विचार मंथन को प्रोत्साहित करना, यानी कि सोचो समझो और फिर फैसला लो, विचार मंथन को प्रोत्साहित करना और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, साथियों बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि 15वें नंबर का आपका आंसर जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जब विद्यार्थी कौन सी भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? मुझे बताइए साथियों, क्या जब विद्यार्थी तनाव की भावना का अनुभव करते हैं तब सीखता है? शर्म का भावना करते हैं? नहीं। हीनता की भावना का अनुभव करते हैं? नहीं। जब साथियों विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तो पॉजिटिव आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित यानी कि
हतोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित तो अलग चीज़ है। हतोत्साहित किया जाना चाहिए, या सुसाधित किया जाना चाहिए, या खारिज किया जाना, या दंडित किया जाना चाहिए। हमें 3 नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, उसको हम झट देसी कट कर देंगे और फट देसी हम अपना आंसर लगा देंगे। सुसाधित इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फैसिलेटेड कह सकते हैं साथियों इसको इंग्लिश में। चलिए, उसके बाद देखिए कि विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है। विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है, तो साथियों अगर बात करें बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, बिल्कुल नहीं, बार बार अभ्यास नहीं, मतलब इसका मतलब यह है कि उसका एक रटंतु बनाना, उसको तो रटंतु कभी नहीं बनाना है। ठीक है, निष्क्रिय अनुसरण करके नेगेटिव पॉइंट आ गया, कट जाएगा। भौतिक पुरस्कार देकर साथियों, तो ये भी, और खोज व अन्वेषण द्वारा। तो सबसे बढ़िया उत्तर जो यहां पर मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने निष्क्रिय रूप से होता है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, उसके बाद आप बताइएगा कि एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना निष्क्रिय रूप से होता है, तो सीखना कभी निष्क्रिय रूप से नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है एक समाजवादी रचनावादी कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, या सीखना पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, या सीखना परीक्षा केंद्रित होता है। तो कभी भी सीखना परीक्षा केंद्रित होगा तो गलत होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा तो वो भी साथियों गलत होगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर बी है ना, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए साथियों पेडोलॉजी की अगर बात करें ना, पेडोलॉजी की अगर बात करें तो पेडोलॉजी साथियों अगर मात्र 5 से 6 वीडियो यहां पर देख लिया आपने, तो पेडोलॉजी में साथियों आप बिल्कुल महारथी हो जाओगे। ये समझ लीजिए जैसे भी एग्जामिनर एग्जाम में पेडागोजी रख देता है, तो पेडागोजी को बिल्कुल 100% फतेह करके आप लोग आओगे। 20वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि उनमें से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, बताइए। चलिए, क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए, बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार क्या हो सकता है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या, या पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, मानकीकरण कहीं भी आ जाए तो तुरंत लगा दो साथियों, क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये स्थूल गामक कौशल होते क्या है। देखिए, अब मान लीजिए कोई शैशवावस्था है, यानी कि कोई बिल्कुल छोटा सा मुच्चा सा बिल्कुल बच्चा है, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा है, अब वो अपने हाथों के जरिए जो करता है, अपनी इंद्रियों के जरिए जो हाथों के जरिए करता है, या कह सकते पैरों के जरिए जो करता है, जो भी वो बच्चा काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा? स्थूल गामक कौशल कहा जाएगा। अब मान लीजिए वो धीरे धीरे चल रहा है तो उसको भी स्थूल गामक कौशल कहेंगे। वो तेज तेज बच्चा शिशु दौड़ रहा है, उसको भी स्थूल गामक कौशल कहेंगे। अगर वो अपने सिर से इशारा कर रहा है तो उसको भी स्थूल गामक कौशल कहेंगे। अगर वो अपने हाथ से इशारा कर रहा है तो उसको भी क्या कहेंगे? स्थूल गामक कौशल कहेंगे। तो मुझे ये बताइए साथियों, क्या बच्चा अपने हाथों पैरों से चित्र बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। सुई पकड़ना, तेज चलना, बच्चा क्या करेगा हमें वो बनाना है। एक शिशु क्या करेगा? शिशु तेज चल सकता है, धीरे धीरे चल सकता है, या कुलाचे मार सकता है। तो इसलिए इसका सबसे उपयुक्त उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। अगर बात करें साथियों, देखिए सबसे पहले बच्चे की अगर बात करें, बच्चा मातृभाषा सीखता है, और जो भी वो अगर बात करें अधिगम, यानी कि जो भी वो सीखता है वो अपने परिवार के जरिए से सीखता है। तो परिवार उसका प्राथमिक कारक हो जाता है, यानी कि जो सबसे पहले बच्चे की सीखने का जरिया, सबसे पहला जरिया जो होता है वो उसका परिवार ही होता है।
दूसरा जरिया क्या होता है, वो उसका स्कूल भी हो सकता है, उसका समाज भी हो सकता है, उसके फ्रेंड्स लोग भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें सामाजिकरण का प्रथम कारक क्या है, तो सामाजिकरण का प्रथम कारक तो साथियों उसके माता पिता हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक क्या है। तो द्वितीय कारक विद्यालय भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं, मीडिया भी हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों, माता पिता जो है वो प्रथम प्राथमिक कारक हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। इसलिए आंसर आपका जाएगा 1, 2 और 3 के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं, यानी कि आपसे ये पूछी जा रही है वो कौन सी एज बच्चे की होती है जिस एज में संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। देखिए, संवेदी गामक अवस्था जो होती है साथियों वो 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है, और मूर्त की अगर बात करें तो 7 से 11 वर्ष की होती है, और औपचारिक की अगर बात करें तो साथियों 11 से किशोर अवस्था तक होती है। मैं आपको अगर बताऊं कि जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच है ये हमेशा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। उसके अलावा जो संक्रियाओं पर क्रियाएं होने लगती हैं वो भी कौन सी अवस्था में आती हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है। तो साथियों किसे महत्व दिया है, क्या हम बात कर सकते हैं क्या नकारात्मक पुनर्बलन को जीन पियाजे महत्व देंगे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी भावना को कहेंगे तो प्रतियोगिता की अगर बात करें, बच्चे को प्रतियोगिता या प्रतियोगिता का इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझाना चाहिए, उसको हमेशा सीखने पर बल देना चाहिए, परीक्षा के लिए भी सीखना नहीं, उसकी नॉलेज के लिए, उसके विकास के लिए उसको सीखने का महत्व बताना चाहिए। कार्यात्मक स्थिरता भी उत्तर नहीं होगा, सीखने के लिए तत्परता। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में साथियों सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है वो सीखने के लिए तत्परता को ही दिया है। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अमरजीत, कोई बंदा है अमरजीत, ये नियमों को स्थिर मानती है, बंदा नहीं मतलब कोई बालिका है। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उसके उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में, मतलब जो नियम है कानून कायदे हैं अमरजीत उनको बहुत मानती है, और दूसरों से भी यही कहती है भाई कि जो भी सरकार के नियम कानून कायदे हैं उनको माना करो। तो मुझे ये बताइए साथियों कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत किस अवस्था में है, क्या वो आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी अवस्था में है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या वो यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी अवस्था में है, तो मैं कहूंगा नहीं। अच्छी लड़की उन्मुखी है कह सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर साथियों जो होगा वो कानून और व्यवस्था उन्मुखी की अवस्था में है। ये आपको ध्यान रखना है अमरजीत। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कक्षा में समूह कार्य के दौरान, कक्षा मान लीजिए साथी पेडागोजी अगर आप कर रहे हो ना तो अपने आप को शिक्षक मानो, अपने आप को एक टीचर मानो, क्योंकि आपको टीचर बनना है उसी के लिए आप इसको पढ़ रहे हो। तो अपने आप को हमेशा एक टीचर मानना है और सामने वाले को अपना क्लास में बच्चे मानना है। तो यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान, मतलब आप टीचर हैं, आपकी कक्षा में एक ग्रुप काम वाला काम चल रहा है, यानी कि समूह कार्य चल रहा है। उसी के दौरान रमेश ने देखा, आप रमेश हैं यानी कि आपने देखा कि आपके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, यानी कि आपने जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न का हल ढूंढने में, उसके उत्तरों को ढूंढने में साथियों जूझ रहे हैं, दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके सहयोग के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके करने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए करना चाहिए, तो ये गलत है। पहले जो काम दिया है उसको किया जाए, उसके बाद दूसरा काम किया जाए। उसके बाद लिखा हो प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, तो कह सकते हैं स्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। उसी प्रश्न का उत्तर उनसे नहीं निकल पा रहा है, आप कह रहे हो जटिल बना देना चाहिए। इसलिए आंसर साथियों आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि अगर बच्चा साथियों किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में जूझ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, उसके उत्तर के लिए उसको संकेत देने चाहिए ताकि वो सही उत्तर तक पहुंच जाए। बिल्कुल एकदम उत्तर भी उसका नहीं बता देना है, लेकिन हाँ उसको थोड़ी बहुत हिंट देना है उस उत्तर तक पहुंचने के लिए।
उसके बाद देखिए प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में किसे स्थान देती है, तो विद्यार्थी को देती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो साथियों अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए, या विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए, तो चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो कभी भी साथियों चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है बच्चों के बीच, तो उसको बंद नहीं करेंगे। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए, तो ये बिल्कुल साथियों सही है। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं साथियों, उनके ग्रुप्स बनाना चाहिए। अगर सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन हो रहा है ना साथियों, तो हमें क्या बनाना चाहिए? हमें बच्चों लोगों के ग्रुप्स बना देना चाहिए। तो सबसे बढ़िया उत्तर मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए 29वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है ऐसा करके वो क्या कर रहा है। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, तो रूढ़िबद्ध चुनौतियों को बढ़ा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है जेंडर पूर्वग्रहों का पालन कर रहा है, या जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो तोड़ भी नहीं रहा है साथियों, क्या तोड़ भी नहीं रहा है? बताइए। देखिए जो जेंडर पूर्वग्रह है ना, उनका पालन कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में, यानी कि एक ऐसी कक्षा है जहां पर अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से लोग आए हैं, बच्चे लोग आए हैं, तो उस कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि आप वहां पर क्या कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर तो साथियों अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे लोग आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए, सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। सही लग रहा है। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर, मतलब विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए, बिल्कुल गलत। मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों का अपनाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कहीं भी ऑप्शन में अगर मानकीकृत दिख जाए और पेडागोजी का प्रश्न हो तो वो हमेशा ऑप्शन गलत होता है। तो साथियों दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमने खल्लास कर डाले हैं। उसके बाद दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव करना है साथियों। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। विविध पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों को, आपको देखिए एग्जाम में भी हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा। मान लीजिए एक बार आपने प्रश्न पढ़ा और एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, मान लीजिए दो ऑप्शन आपने हटा दिए, तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए और फिर उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव कीजिए, क्योंकि एग्जाम में समय आपके पास ठीक ठाक होता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, मतलब कुल मिला के जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मिनट होते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट ही आपको दिए जाते हैं। विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने चाहिए। तो निष्पादन के आधार पर समूह बनाना सही नहीं साथियों। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही है। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। केवल आरंभ में नहीं, विद्यार्थियों के पूरे सत्र के दौरान, हाँ, केवल सत्र के अंत में नहीं, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो साथियों अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, यानी कि विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पूरे 33 के 33 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको उसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए अगर बात करें साथियों कौन कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। अगर बात करें सबसे पहले ये समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो आप लोग बता दोगे 1869 में, और सभी का जवाब यही होगा 1869 में। लेकिन मैं आपको ये पूछूं कि कुछ गांधी जी के बारे में बताइए, तो कुछ गांधी जी के नारे बताने लगेंगे, कुछ लोग बताने लगेंगे कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, कुछ लोग बताने लगेंगे कि कहां पर पैदा हुए थे। तो साथियों अगर बात करें अलग अलग जवाब जब आता है, जब अलग अलग साथियों जवाब आता है,
तो उसको कहते हैं, बच्चों का जब अलग अलग जवाब आता है तो उसको कहा जा सकता है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसा चिंतन है कि उस विषय में बच्चा सोच रहा है और अलग अलग तरीके की बातें बता रहा है। तो मुझे यह बताइए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, तो यह समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। जिसके कई सारे उत्तर हो वो समालोचनात्मक चिंतन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी एक ही उत्तर होगा, यह भी समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसका भी साथियों एक ही कोई ना कोई उत्तर होगा, यह भी समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए साथियों, आप अपने शहर में पानी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। तो साथियों अब बहुत सारे बच्चे हैं तो सबका जवाब अलग अलग होगा। कुछ किस समस्या के बारे में बताएगा, कोई किस समस्या के बारे में बताएगा और क्या समाधान बताएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है समालोचनात्मक चिंतन किसे कहा जाता है, इस प्रश्न से आपको जानकारी मिली। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दृष्टि बाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए, बताइए। चलिए, तो किसके प्रयोग से बचना चाहिए फिर से एक बार देख लीजिए। जो जो दृष्टि बाधित हैं, दृष्टि बाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम से प्रयोग से बचना चाहिए। तो श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करने से बचना चाहिए, तो साथियों नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये उत्तर नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ स्पर्शग्राही मानचित्र देना चाहिए, तो बिल्कुल साथियों देना चाहिए। उसके बाद लिखा हो उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना चाहिए, तो साथियों जब लिखित परीक्षण लोगे तो उस बच्चे को जो दृष्टि बाधित है, जो साथियों देख नहीं पा रहा है, उसको साथियों दिक्कत होगी जब लिखित परीक्षण लोगे। तो इसलिए कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साथियों 33 प्रश्न थे। अब 34वां प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क के लिए रह रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। प्रश्न को मैं एक बार पढ़ देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों सीटेट के लिए आपके लिए लगभग 12 से 13 क्लासेस तैयार कर दी गई हैं। मेरा मानना है कि साथियों अगर उन 13 क्लासेस को आप देख लेते हो, बहुत लंबी लंबी नहीं, 10 से 12 मिनट की वीडियोस हैं, अगर उन 13 क्लासेस को देख लेते हो तो साथियों परीक्षा को क्रैक करने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो फटाफट साथियों उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप उस सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हो, अपनी क्रैक कर सकते हो अपने सीटेट के एग्जाम को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है। औसत से अधिक बुद्धि स्तर ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के नहीं है साथियों, ठीक है, या उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये नहीं है, या कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरण ये नहीं है, या जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन ये नहीं है। ठीक है ना, आप लोग का साथियों आंसर क्या जाएगा ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 34वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताएंगे। इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने एक मित्र के साथ शेयर जरूर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।